तो सर आप अपनी बैंक की पॉलिसी के बारे में बताइए कुछ। कृषि संबंध में हमारे बैंक की पॉलिसी कृषक भाइयों के लिए बहुत स्पष्ट है कि डायरेक्टली हम किसानों के लिए हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं। चाहे वो प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, हर प्रकार की सुविधा हमने उनको प्रदान करने के लिए 80 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हर पॉलिसी के इसके तहत हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हम डायरेक्ट किसान तक पहुंचे और उसको सही मात्रा में सही समय पर ऋण मिल सके। बैंक की पॉलिसी ये भी है कि किसान को बगैर बिचौलिए के डायरेक्ट हम उनको अप्रोच करें और उनको इस जो हमारी सारी स्कीमें हैं, सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स है वो उनको ऑफर किए जाएं। सर आपके बैंक की शाखाएं किन किन राज्यों में हैं? आज आरबीएल बैंक 14 राज्यों में और 2 संघीय क्षेत्रों में है। और जिस प्रकार से आगे विस्तार हो रहा है तो हम अन्य राज्यों में भी आगे अपना कार्य बढ़ाएंगे। ओके। और ट्रैक्टर के लोन के लिए आपके बैंक की क्या कार्य प्रणाली है सर? हम ट्रैक्टर लोन देते हैं और ट्रैक्टर के साथ साथ हम पूरा फार्म मैकेनाइजेशन का लोन भी किसानों को प्रदान करते हैं। इसमें सिंपल है कि किसान या तो सीधे ब्रांच पे आ सकता है या सीधे डीलर पे जा सकता है, या हमारे खुद के जो फील्ड स्टाफ हैं वो कृषक भाइयों को अप्रोच करते हैं। उसमें सिंपल है, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, लैंड होल्डिंग क्या है उसका, क्या किस पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, किस साइज़ का उनको ट्रैक्टर है, उसका एवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद हम किसान के लिए कौन सा ट्रैक्टर जो वो जिस भी कंपनी का चाहे वो उसके लिए इवेल्युएशन करने के पश्चात हम एक लोन के हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अनुशंसा करते हैं। वो जैसे हम कहते हैं कि अप्रेजल होता है किसान का, तो कितने हॉर्स पावर का उसको किसान भाई को ट्रैक्टर चाहिए, कितने हॉर्स पावर क्या क्या उनको इम्प्लीमेंट्स चाहिए, फार्म मैकेनाइजेशन के हिसाब से क्या उनको चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती हैं। तो हमने तीन एरियाज में डीलर के माध्यम से, डायरेक्टली ब्रांच के थ्रू, या हमारा जो बैंक का अधिकारी है वो डायरेक्टली किसानों को अप्रोच करते हैं। जहाँ ट्रैक्टर हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमें काफ़ी किसान भाइयों ने इसका हमसे लाभ उठाया हुआ है। ओके। तो सर आपके बैंक की ब्याज दर क्या है? और ये बैंक की ब्याज दर आपको पता है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से ये डिसाइड होती है। आजकल बोलते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, उसके बेसिस पर आप ब्याज दर सेट करते हैं, पर हम मार्केट में अभी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है अन्य बैंकों के साथ। ओके। तो क्या बैंक कृषि उपकरणों पर ही लोन देता है? बैंक कृषि उपकरणों के लिए भी लोन देता है। लोन तो हर प्रकार का है, क्रॉप लोन से लेके उसको वेयर हाउस रिसिट फंडिंग, जैसे हम बोलते हैं कि वेयर हाउस में सामान रखने के लिए, लेकिन कृषि उपकरणों के लिए भी हम लोन किसान को प्रदान करते हैं, जिसमें कई प्रकार के उपकरण हो सकते हैं, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रांसप्लांटर हो, चाहे वो जिस ज़रूरत अनुसार और जिस क्षेत्र अनुसार किसान को ज़रूरत पड़ती है, हम वो कृषि उपकरण उनको के लिए लोन देते हैं। तो सर वो बैंक मतलब फसल के कटने के बाद भी लोन देता है? बिल्कुल, बैंक की फसल के कटने के बाद सॉर्टिंग, ग्रेडिंग है, वेयर हाउस रिसीट फंडिंग, ताकि किसान को अपना माल कम लागत पर कम पैसे पर ना बेचना पड़े, इसलिए वो वेयर हाउस में माल रखता है, इसलिए हमने वेयर हाउस रिसीट फंडिंग है। प्लेज फाइनेंस का प्रोडक्ट भी है, और वो गोदाम में माल रख के और जब उसको सही भाव मिले तब वह अपना माल बाजार में बेच सके, उसके लिए भी हमने ऋण उपलब्ध कराते हैं। और जो लैंड लेवलिंग वाली मशीन्स होती हैं, क्या उस पे भी फार्मर्स को कुछ मदद की जाती है? बिल्कुल, लैंड लेवलिंग, क्योंकि कई क्षेत्रों में जो ज़मीन है समतल नहीं होती, या हमें प्रिपरेशन के लिए, लैंड प्रिपरेशन के लिए ये इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो हम लैंड लेवलिंग के इक्विपमेंट्स पे भी हम फाइनेंस कर रहे हैं। इसमें ये भी है कि कुछ किसान
इसको डायरेक्टली लोन लेते हैं, कुछ किसान इसको कस्टम हायरिंग बेसिस पे लेते हैं, वो दूसरे लोगों से किराए पर लेते हैं, तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं। तो लैंड लेवलिंग भी हमारी जो कृषि पॉलिसी का और उस पर ऋण देना वो उसका एक भाग है। तब एक किसान 2 लोन एक साथ ले सकता है? देखिए, हर समय किसान को कई चीज़ों के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको प्री हार्वेस्ट के टाइम पे, सोइंग के टाइम पे भी, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के, और कुछ लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, एक किसान एक से ज़्यादा लोन ले सकता है, बशर्ते कि उसको रिपेमेंट क्षमता हो। इसके लिए हम उसके कितनी उसकी आय है, क्या वो कर रहा है, किस प्रकार की फसल उगाता है उसको, और वो बैंक का लोन वापस कर सकता है कि नहीं, और उसके पास खुद के लिए अपना घर परिवार के लिए सही आय के हिसाब से उसकी बचत होती है कि नहीं, ये ध्यान में रखकर हम किसान को एक या एक से ज़्यादा लोन भी दे सकते हैं। ओके। और क्या आरबीएल बैंक एनएचबी की स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है? आरबीएल का बैंक शुरू से एनएचबी की स्कीम के साथ जुड़ा है और कई सारे किसानों को हमने इसके माध्यम से फायदा पहुंचाया है। आपके अनुसार किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ठीक, आज भी यदि आप देखें कि किसान की जो आय है जिस प्रकार से होनी चाहिए और अन्य देशों में है, भारत के किसान की आय कम है। इसके लिए हमें कई प्रकार के काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम एक वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट है जिसमें कम से कम इंटरमीडियरीज हो, जो बीच में जो बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट वैल्यू एडिशन, और कंज्यूमर और फार्मर के बीच में जो बहुत सारी चेन है उसको हमें छोटा करना होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू चेन अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमें कृषि की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तीसरा, किसानों को भी इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि विभिन्न प्रकार के जो कृषि है वह मार्केट के हिसाब से, जिससे सही उनको आय मिल सके, मार्केट के हिसाब से इवन अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को उनको बदलने का है। विभिन्न प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आए हैं जिसमें फार्म मैकेनाइजेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, अच्छे किस्म के बीज हैं। ये सब चीज़ें हमें इनकी यदि किसान यूज़ करता है तो उससे कम ज़मीन पर उसे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और उनका आय बढ़ सकती है। कुछ काम सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, जैसे यूनिफाइड मार्केट की बात है, ताकि किसानों को उनके जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो मिल सके। तो मंडियों को जोड़ना, इसका भी काम चल रहा है। फार्मर्स के लिए और भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है या एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यदि हम पूरे एक इंटीग्रेटेड वे में देखें, जिसको हम बार बार कहते हैं कि एक वैल्यू चेन अप्रोच में देखें, जिसमें किसान को मैक्सिमम वैल्यू मिले, कंज्यूमर। मेरा मानना है कि आज जहां किसान को 20 से 25% ही फाइनल आउटपुट का वैल्यू मिलता है, वो बढ़ाकर हमको 50 से 60% तक करना पड़ेगा, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। कोई मैसेज जो आप हमारे थ्रू फार्मर्स को देना चाहें? हमारा मैसेज कृषक भाइयों के लिए यही है कि भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, और यदि भारत को तरक्की करनी है, भारत की फूड सिक्योरिटी के लिए हमें कृषि पर उनका जो कृषि में योगदान है उसको पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। और हम एज अ बैंक ऋण के माध्यम से, जो कि एक क्रिटिकल इनपुट है, हम किसानों के साथ हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि किसान भाइयों को बदलते वक्त के साथ जो है और जिस प्रकार से नई तकनीकें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मार्केट में डायरेक्ट मार्केटिंग के जो नए कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत सारी स्कीमें सरकार दे रही है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में है, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में है, अन्य उनका लाभ उठाना है, उसके बारे में उसका लाभ उठाने के लिए भी उनको कोशिश करनी पड़ेगी। इस कृषि प्रधान देश में हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि भारत आज भी वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और कृषि द्वारा ही हम सारे के सारे लोगों को भोजन और फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं।
इसमें हमारी कृषि को हमें 4% नहीं, इससे भी अधिक दर से बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, जिसमें बैंक, सरकार, कॉर्पोरेट हाउसेस, कृषक भाई बहन और बाकी सारे स्टेक होल्डर सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। राहुल जी, एक प्रश्न मेरा है आपसे कि जैसे बैंक लोन आप देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, तो नॉर्मली क्या है कि सारे बैंकर्स सारे पेपर्स रख लेते हैं, चाहे उसकी लैंड होल्डिंग 50 एकड़ से या 10 एकड़ से 2 एकड़ से 1 एकड़। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कभी सोचा है बैंकर्स ने कि भाई जितनी आपकी ट्रैक्टर की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आप हाइपोथिकेट करेंगे? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जनरली किसानों की जो लैंड होती है वो फ्रैगमेंटेड होती है, तो ऐसा जितनी लैंड एग्जैक्टली वैल्यू है कृषक सिर्फ का उतना ही लैंड हम हाइपोथिकेट करके उसको ऋण दे सकते हैं, ये पॉसिबल है और ये हम कर भी रहे हैं। हम यही कोशिश हमारी यही रहती है कि जो मान लिया कई बार क्या होता है, कोई किसान भाई हमारे साथ एक से ज़्यादा, जैसे मेगा ने सवाल पहले पूछा था कि एक से ज़्यादा ऋण उनको चाहिए, तो उनकी ज़्यादा लैंड होल्डिंग होती है तो हम उनको एक लिमिट बना देते हैं कि आपकी 10 से 12 लाख रुपए की लिमिट है। इसके अंतर्गत आप चाहें तो क्रॉप लोन ले सकते हैं, चाहे आप पोस्ट हार्वेस्ट हार्डनिंग के लिए लोन ले सकते हैं, चाहे आप ट्रैक्टर के लोन ले सकते हैं। तो उसको भी एक हमने किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर एक लिमिट भी बना देते हैं, वो लैंड होल्डिंग के ऊपर हम करते हैं उसको। अगर दूसरा प्रश्न इसी से लिंक्ड है कि जैसे हम मारुति खरीदने जाते हैं तो इट्स ऑन 7% इंटरेस्ट, और जब हम ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो 12 से 13%, तो व्हाई इट इज सो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ क्रेडिट थोड़ा अभी ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा जो है आप ये देखेंगे कि वो हमारी ज़्यादा है। शहर में जहाँ पर ये सब सुविधाएं क्यों थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ क्रेडिट कम है। आप एक ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जाके इवेल्युएशन करना पड़ता है, उनकी खेती की जो है आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, 2 बार उनको है जो है कृषक से बात करनी पड़ती है। फिर उसमें जो डीलर्स होते हैं वहाँ के, उनके डीलर्स के भी खुद के भी वहाँ पर जो कमाते हैं तो उनका भी अपना एक बीच में मार्जिन होता है। ये सब के कारण थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये क्लोज टू जो हम बोलते हैं MCLR जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग के हिसाब से, और किसान को ये फायदा मिल सके। दूसरी चीज़ आपको ये भी इसमें अच्छी बात ये है कि कई जगह सब्सिडीज भी हैं कि कृषकों के लिए, और जब वो सब्सिडीज बैक एंडेड होती हैं तो उनका ऑटोमेटिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सब्सिडी आई तो जो उसी दिन से उस भाग पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो आप एवरेज यदि आउट करें तो लोन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम होगा। थैंक यू।